नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बिना समय गवाए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम प्रधानमंत्री की उस हालिया अपील पर चर्चा करने वाले हैं जिसने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और देश की बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच एक सीधा पुल बना दिया है। जरा सोचिए, क्या हमारी जीवन शैली में किए गए छोटे छोटे बदलाव दुनिया भर में मची इस महंगाई के बीच देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचा सकते हैं? बिल्कुल। और यही आज का हमारा विषय है कि कैसे हमारे घर के फैसले मैक्रो इकोनॉमिक्स पर सीधा असर डालते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे विदेशी मुद्रा के संकट से, फिर जानेंगे ईंधन बचाने के उपायों के बारे में। उसके बाद हम सोना और विदेशी यात्रा, आयात और कॉपर प्लांट, और आखिर में देश सेवा और देह सेवा पर बात करेंगे। ये सभी विषय देखने में भले ही अलग लगें, लेकिन असल में ये सब विदेशी मुद्रा बचाने के एक ही बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य से जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, विदेशी मुद्रा का संकट। अब देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें सचमुच आसमान छू रही हैं, है ना? और चूंकि हमारी ऊर्जा ज़रूरतें मुख्य रूप से आयात पर टिकी हैं, तो इस महंगे ईंधन का सीधा और भारी असर हमारे विदेशी मुद्रा भंडारण पर पड़ता है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि संकट के इस समय में विदेशी मुद्रा बचाना हमारी देशभक्ति के लिए एक चुनौती है। मतलब महंगे ईंधन पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाना अब सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं रही, बल्कि इसे सीधे तौर पर देशभक्ति से जोड़ दिया गया है। देश की आर्थिक सुरक्षा में सीधे भागीदार बनने का ये कमाल का नजरिया है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, ईंधन बचाने के उपाय। यहाँ नागरिकों के लिए कुछ बेहद व्यवहारिक और स्पष्ट कदम सुझाए गए हैं। सबसे पहला, जिन शहरों में मेट्रो की सुविधा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का इस्तेमाल हो। दूसरा, अगर कार से जाना एकदम ज़रूरी ही हो तो क्यों ना कारपूल किया जाए, यानी एक ही गाड़ी में ज़्यादा लोग साथ जाएं। तीसरा, जिनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वे उनका भरपूर उपयोग करें। और चौथा बड़ा कदम, माल ढुलाई के लिए सड़क के बजाय इलेक्ट्रिक रेलवे गुड्स ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाए। पेट्रोल डीजल की निर्भरता कम करने का ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीका है। और हाँ, इन सब के अलावा एक और शानदार सुझाव है। याद है ना, कोरोना महामारी के दौरान हमने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल मीटिंग्स जैसी आदतें अपना ली थीं। अपील की गई है कि उन आदतों को फिर से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए। बिना वजह के रोजाना के सफर को कम करने और ईंधन बचाने का ये सचमुच एक आजमाया हुआ और बेहद कारगर तरीका है। खैर, इन बड़ी बड़ी आर्थिक बातों के बीच स्रोत सामग्री में एक बेहद प्यारा और अनौपचारिक पल भी सामने आता है। लाइव भाषण के दौरान अचानक से एक बिना स्क्रिप्ट वाला पल आता है जब संबोधन को बीच में रोककर भीड़ से ये सुनिश्चित करने को कहा जाता है कि एक थकी हुई छोटी बच्ची को बैठने की जगह मिल जाए। ये वाकया इस पूरी चर्चा को एकदम मानवीय धरातल पर ले आता है और दिखाता है कि इतने बड़े सार्वजनिक संबोधन में भी जमीनी हकीकत और लोगों की सहूलियत पर कितनी बारीकी से नजर रखी जा रही थी। अब रोजमर्रा के सफर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे खंड की ओर, सोना और विदेशी यात्रा। आजकल हम देख रहे हैं कि मध्यम वर्ग में छुट्टियां मनाने या डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेश जाने का एक पूरा कल्चर ही बन गया है। अब ऐसे आर्थिक संकट के समय में अपील ये की गई है कि क्यों न कम से कम 1 साल के लिए इन विदेशी यात्राओं को टाल दिया जाए। इसके बजाय भारत के अंदर ही इतने खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, तो घरेलू पर्यटन को ही बढ़ावा दिया जाए। ये एक बहुत ही सीधा और आसान कदम है जिससे हम बड़ी मात्रा में अपनी विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोक सकते हैं। विदेशी यात्रा के साथ साथ सोने का मुद्दा भी बहुत अहम है। अगर हम इतिहास और आज की तुलना करें तो बात बड़ी दिलचस्प हो जाती है। एक वो वक्त था जब देश पर कोई युद्ध या बड़ा संकट आता था तो नागरिक खुशी खुशी अपना सोना देश के लिए दान कर देते थे। उसकी तुलना में आज कोई आपसे दान नहीं मांग रहा है। सिर्फ एक छोटा सा बेहद सरल आग्रह किया गया है कि आने वाले 1 साल तक घर में कोई भी कार्यक्रम क्यों ना हो, बस सोने के नए गहने खरीदने से बचें। अतीत के उन बड़े बलिदानों के सामने आज का यह अनुरोध बहुत ही छोटा है ना? लेकिन सोचिए इसका समग्र आर्थिक असर कितना बड़ा हो सकता है। चलिए अब व्यक्तिगत विकल्पों से निकलकर उद्योगों की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा बिंदु है आयात और कॉपर प्लांट। यहाँ हमें एक बहुत ही गंभीर औद्योगिक उलटफेर देखने को मिलता है जो सीधे तौर पर हमारे व्यापार संतुलन को बिगाड़ रहा है। एक समय था जब भारत तांबे का यानी कॉपर का निर्यात किया करता था। हम दुनिया को कॉपर भेजते थे, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। स्रोत बताते हैं कि देश में हड़तालों के कारण कॉपर प्लांट्स को ठप कर दिया गया
और इसका नतीजा, आज हमें बाहर से कॉपर का भारी आयात करना पड़ रहा है, जिसमें हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। इसी स्थिति को देखते हुए श्रमिक संघों, मजदूर संगठनों और देश की अदालतों से एक सीधा आग्रह किया गया है। वो ये है कि जब भी ऐसे औद्योगिक विवाद सामने आएं, तो राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए कोई ना कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। हमें ऐसी किसी भी बाधा से बचना होगा जो हमारे आत्मनिर्भर बनने के रास्ते में रुकावट डालती हो, ताकि देश की समग्र आर्थिक स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी खंड पर, जो सीधे हमारी रसोई से जुड़ा है, देश सेवा और देह सेवा। बड़े बड़े उद्योगों और सोने चांदी की बातों से निकलकर अब बात करते हैं खाने वाले तेल की, यानी एडिबल ऑयल की। आपको शायद हैरानी हो कि इसके आयात पर भी हमारी भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, और इसके लिए नागरिकों से जो अपील की गई है उसका आंकड़ा जानते हैं क्या है? केवल 10%। जी हां, सिर्फ और सिर्फ 10%। नागरिकों से बस इतनी सी अपील की गई है कि वे अपने रोजमर्रा के खाने के तेल के उपयोग में सिर्फ 10% की कमी ले आए। अब आप सोचेंगे कि इस 10% की कमी से भला क्या हो जाएगा? असल में इस एक छोटे से कदम से एक शानदार दोहरा लाभ मिलेगा। जैसा कि कहा गया है, देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम खाने में तेल का उपयोग थोड़ा कम करते हैं तो आयात कम होगा और राष्ट्रीय खजाने की भारी विदेशी मुद्रा बचेगी। ये हो गई देश सेवा। और साथ ही कम तेल खाने से परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। ये हो गई देह सेवा। सच में ये एक ऐसा कदम है जिसमें हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ फायदा ही है। तो इस पूरे विषय को समझने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। रसोई के तेल से लेकर शादियों में खरीदे जाने वाले सोने तक, हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली से जुड़े ये छोटे छोटे फैसले आखिर कैसे इस उथल-पुथल भरे वैश्विक बाजार में एक राष्ट्र की आर्थिक स्वतंत्रता को तय करते हैं? जरा सोचिए, हमारे माइक्रो स्तर के ये छोटे छोटे निर्णय मैक्रो इकोनॉमिक्स पर कितना विशाल प्रभाव डाल सकते हैं। इस दिशा में और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये हम सभी के लिए सोचने का विषय है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।